मेरी शादी को 3 माह हो चुके थे, पर इन 3 महीनों में मैंने आज तक अपने गंवार जाहिल बीवी को छुआ तक नहीं था और इसे हमबिस्तरी भी नहीं की थी, क्योंकि आयशा गाँव की एक जाहिल लड़की थी। मैं एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ इंसान था और बहुत अच्छी जगह पर नौकरी भी करता था। अब मैं इस गंवार लड़के को सबक सिखाना चाहता था। बहुत शौक़ था ना इस गंवार को मुझसे शादी करने का। अब भी से बताऊँगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। एक रात मैं नशे की हालत में घर पहुँचा और कमरे में दाखिल हुआ तो ये जाहिल लड़की बड़े आराम से सो रही थी। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी थी इसे शादी करके, लेकिन अब मैं इसे सुकून से जीने नहीं दे सका था। इसका सांस लेना भी मुश्किल करना चाहता था। अब मैं इससे अपने सारे हकूक़ लेना चाहता था, तो मैंने झटके से इसके ऊपर गिरा और इसे अपने बाहों में जकड़ लिया। यह हड़बड़ाती हुई उठ बैठी। मैं इसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। ये चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मैं इस पर ज़रा भी रहम न खाया और इसके साथ लगातार 6 से 7 दफ़ा ना जाने क्या देखकर अम्मा ने मुझे इस जाहिल लड़के से मुझे जोड़ा था। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी अम्मा ने मेरी शादी इससे करवा दी थी। ये अम्मा के रिश्तेदार होने की वजह से रिश्तेदार कहकर अम्मा ने मेरी शादी इससे करवा दी थी। अब भला शादी हो जाने के बाद कौन क्या कर सकता है। शादी तो इस जाहिल से मेरी हो गई थी। इस जाहिल को अपने साथ में कहीं बाहर भी नहीं ले जा सकता था। अगर इसे कहीं बाहर ले जाता तो खुद मुझे ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। वो चीज़ें पटक कर अपने आप में ही बड़बड़ाता रहा। बाहर बैठे इसकी बीवी आयशा अपने शौहर की बातें सब सुन रही थी और इसकी माँ भी अपने बेटे के रवैये से शदीद गुस्से में थी, क्योंकि इसके बेटे ने अपनी बीवी की इज्जत को यूँ सरेआम बेइज्जत कर रहा था। घर में पूरे मेहमान पड़े हुए थे और सब मेहमान लोग इसकी बातें सुनकर हैरान और परेशान हो रहे थे। इसकी माँ तो बहुत गुस्से में थी, क्योंकि वो अपने बेटे की वजह से किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं थी। इसकी माँ को तो अब एहसास हो रहा था कि इसने अपने बेटे की शादी इस लड़की से करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। ये यही सोच रही थी कि आयशा में क्या कमी थी जो वो इस तरह से आयशा की बेइज्जती कर रहा है। कोई इस तरह से मासूम लड़की के लिए बात करता है क्या? मेहमान लोग में जितने भी औरतें थीं वो सब लोग लड़के की माँ की तरफ आकर बैठ गए और शाहिदा से पूछने लगे, क्या शाहिदा तुम भी? आखिर तुमने अपने बेटे से मर्जी नहीं पूछी जो वो इस तरह से उस मासूम लड़की के लिए इतनी बातें कर रहा है? क्या ज़रूरत थी इस मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने की? आजकल का ज़माना बदल चुका है। शाहिदा लड़के लोग अपने मनपसंद लड़के से शादी करते हैं और तुमने तो अपने बेटे के साथ नाइंसाफ़ी की है। क्या ज़रूरत थी गाँव की लड़की से इसकी शादी करने की? तुम्हारा बेटा तो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा है और अच्छी खासी नौकरी करता है। क्या पता वो किसी और लड़की को पसंद करता हो और तुमने तो गाँव की लड़की से इसकी शादी कर दी। अब इसे तो गुस्सा आएगा ही ना। सब लोग यही कहते कहते आयशा की तरफ हकारत से देखने लगे, जो कि आयशा सर झुकाए रोती जा रही थी। बेचारी की अभी मेहंदी का रंग भी फीका ना हुआ था कि इसे ससुराल में बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा था। जब शाहिदा ने यह सब देखा तो गुस्से से उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी, आयशा जैसी भी है मेरी बहू है, इसकी बेइज्जती करने का हक़ मैं किसी को भी नहीं दूंगी। और तुम सब लोग क्या मेरी बहू की बुराइयां कर रहे हो? तुम लोग क्या पता कि ये कितनी अच्छी बच्ची है, मासूम है और इखलाक वाली और समझदार वाली लड़की है, जिसको देखो मुंह उठाकर अपनी अपनी कहने के लिए आ जाता है। चलो जाओ अब यहाँ से। शादी के लिए आए थे ना, तो शादी के हंगामों में ही मसरूफ़ रहो और इसकी तैयारियां करो। इनसे बेइज्जती बर्दाश्त ना हुई तो उन्होंने सबको वापस इनके कमरों में भिजवा दिया और फिर आयशा की तरफ देखते हुए कहने लगी, बेटी उठकर तुम मेरे कमरे में चली जाओ, थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। इनकी बातों पर ध्यान मत दो, लोगों का काम ही बातें करना है। उन्होंने आयशा को अपने कमरे में भिजवा दिया और ख़ुद अपने बेटे के पास चली आई, जो शदीद गुस्से में नज़र आ रहा था। उन्होंने एक नज़र कमरे में फैलावे को देखा। अहद ने चंद ही मिनटों में पूरे कमरे का नक्शा ही तब्दील कर दिया था। कमरे में लगी सजावट को भी नोच कर फेंक दिया था। अपनी माँ को दरवाजे पर खड़ा देखा तो कहने लगा, मैंने आपसे कहा था इस लड़के से शादी नहीं करनी, फिर भी आपने इससे मेरी शादी करवा दी। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता इससे। कह देना मेरे सामने मत आइए। यह कहकर वो गाड़ी की चाबी उठाता वहाँ से निकल गया। दूसरी तरफ आयशा अपने सास के कमरे में बैठी सोच रही थी कि क्या सारी ज़िंदगी में यूं ही धुतकार कर शिकार रहूँगी। लोग कितनी बेइज्जती कर रहे थे मेरी, और मेरा शौहर इसे तो कोई परवाह ही नहीं है। मुझे तो जाहिल और गवाह समझता है। मैं गाँव की हूँ तो क्या मतलब पढ़ी लिखी नहीं हो सकती। वो बहुत ही नाजुक दिल और नाजुक जज्बात की मालिक लड़की थी, इसलिए फ़ौरन से बैठकर रोने लग गई और फिर यूँ रोते रोते ही इसकी आंख लग गई। शाम में इसका वलीमा था
और वलीमे के बाद इन तमाम मेहमानों ने वापस चले जाना था। लेकिन फिर अगले कई साल तक वो इसी एक बात का जिक्र बार बार दोहराते रहते। वो इस बात को अच्छे से जानती थी, वो बात जो अभी इस घर तक ही थी बाद में पूरे ख़ानदान तक फैल जानी थी। एक की ज़बान से दूसरे की ज़बान तक बात जाते देर नहीं लगती, और फिर गांव में जहां लोग इसकी खूब इज्जत करते थे, हर एक को इस बारे में पता चल जाएगा कि शहर में इसके साथ क्या हो रहा है। और फिर शाम को वलीमे की वक्त बहुत तमाशा लगा। तमाम औरतें खाने के टेबल पर बैठी एक यही बार बार दोहराई जा रही थी, जिस पर इसके सास को शदीद गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन वो बमुश्किल खुद पर कंट्रोल किए एक तरफ बैठी रही, अपने बेटे को गुस्से से देख रही थी, जिसकी वजह से ये तमाम मामला शुरू हुआ था। लेकिन आहत था कि इसे किसी चीज़ की परवाह ही नहीं थी। यूँ लग रहा था जैसे इसका नहीं बल्कि किसी और का वलीमा हो रहा हो। वो यूँ अनजान सा बनकर बैठा था। बार बार लोग इसे कहते थे, थोड़ा सा मुस्कुरा दो, तुम दुल्हा हो, लेकिन वो ऐसे ही मुंह सजाए बैठा रहा। अगले दिन ही तमाम मेहमान आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों को जाने लगे। जाते जाते आयशा के पास अगर एक बात कहते, देखो सब्र करना ही पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारा शौहर तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन तुम्हें शुक्र करना चाहिए कि इतने पढ़े लिखे लड़के से तुम्हारी शादी हुई है, वरना गांव के जाहिल लड़कियों का ऐसा नसीब कहाँ होता है। जैसा भी है गुजारा कर लेना। ये कहकर वो सब इसके अरमानों को पाँव तले रोनते वहाँ से चले गए। पीछे वो अकेले तन्हा और तही दामाद बैठी रह गई। लोगों की बातों का मफ़हूम वो अच्छे से समझ रही थी। वो इससे हमदर्दी की आड़ में दरअसल इसे ताज़ियाना मार रहे थे। जब तमाम मेहमान चले गए और घर खाली हो गया तो इसे अजीब सी घबराहट लाहक होने लगी। आहत घर पर नहीं था, वो बाहर ही अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। इसकी सास अपने कमरे में जाकर लेट गई। वो काफ़ी थक चुकी थी, इसके पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए वो कमरे में आकर एक कोने पर बैठ गई। वहाँ पर आहत की किताबें रखी हुई थी। इसने छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी थी। इसने सोचा चलो कोई किताब उठाकर पढ़ लेती हूँ, यूँ वक्त भी गुजरता जाएगा। घर पर कोई और काम था नहीं, सफाई वगैरह मुलाजिमा ने कर दी थी जो शादी के दिनों के लिए रखी गई थी, और खाना भी पका हुआ था। ऐसे में वो फारिग बैठकर क्या करती, यही सोचकर इसने ये किताब उठाई और फिर इसे पढ़ने लगी। इसे पता ही नहीं चला वक्त कितनी तेज़ी से गुजर गया है। चूँकि तो वो तब उठी जब इसे बाहर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। यकीनन आहत आ चुके थे इससे पहले कि वो उठकर किताब को वापस इसकी जगह पर रखती। आहत कमरे में दाखिल हो चुका था। इसने जैसे ही इसके हाथ में अपनी किताब देखी तो गुस्से से पागल होता इसकी तरफ आया और किताब इसके हाथ से झपट कर चिल्लाने लगा और कहने लगा, तुम जैसे जाहिल लड़की को क्या पता ये किताबें कितनी कीमती हैं, तुमने हाथ भी कैसे लगाया मेरी किताब को। आयशा को इससे ऐसे रवैये की तौखा नहीं थी। वह ऐसे बोल रहा था जैसे इसका कोई ख़जाना चुरा लिया हो। ये किताब ही तो पढ़ रही थी वो, और कौन सा ख़राब की थी। लेकिन आहत तो इसे जाहिल और गंवार लड़की समझता था, इसलिए इसकी बेइज्जती किए जा रहा था। शोर की आवाज़ सुनकर इसकी सास भी वहाँ पर आ गई। जब अपने बेटे से पूछा कि क्या हुआ है, क्यों इतना शोर कर रहे हो, तो इसने गुस्से से कहा, इसे कह दे मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाया करें, कितनी कीमती किताब है और इसे उठा रही है। इसकी बात सुनकर आयशा चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। वो समझ गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए आहत इसे कभी भी कबूल नहीं करेगा, क्योंकि इसने अपने दिमाग में इसका एक अलग ही खाका बना रखा था। वो इसे सिर्फ जाहिल समझता था। इसे लगता था कि इसे एक लफ्ज़ तक नहीं आता। आहत की माँ ने इसे कई बार समझाने की कोशिश की कि तुम जिसे जाहिल समझते हो जाहिल नहीं है, इतनी अच्छी और सुलझी हुई लड़की है, इसके बावजूद तुम्हें इसमें कीड़े नज़र आते हैं। आखिर तुम चाहते क्या हो। लेकिन वो कुछ भी ना बोलता और खामोश रह जाता। इसने कभी भी आयशा को समझने की कोशिश नहीं की थी और आयशा के अंदर भी कभी हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़कर इसे अपने बारे में बता सके। इसे अपनी कई सालों की मेहनत मिट्टी में मिलती साफ नज़र आ रही थी। इतने साल मेहनत करके इसने हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की थी, गाँव की पहली पढ़ी लिखी लड़की थी। इसके बाद भी इसका शौहर इसे गवाह समझता था। हर क्लास में टॉप करने वाली लड़की इतनी बेइज्जती सह नहीं पा रही थी। इसने तो अपनी शादी को लेकर ना जाने क्या क्या ख्वाब देखे थे। जब इसकी शादी तय हुई थी तो गांव का हर शख्स खुश था कि एक पढ़ी लिखी लड़की है और शहर में एक पढ़े लिखे लड़के से इसकी शादी होने वाली है। ये ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेगी, एक दिन बहुत नाम कमाएगी। गांव वाले इसके लिए बहुत दुआएं करते थे और जब इसने पढ़ाई शुरू की थी तो इसे देखकर बहुत से लोगों ने अपनी बेटियों और बच्चों को भी पढ़ने के लिए भेज दिया था। यूँ वो सब लोग शहरों में रहकर पढ़ाई करते। इन्हें उम्मीद थी कि यूँ इनका गांव तरक्की करेगा, कोई ना कोई इनके गाँव से नाम ज़रूर कमाएगा।
इस शादी से इससे ना जाने कितनी उम्मीदें लगाई थी। इसकी सास को देखकर इसे लगता था कि वो इस पर फख्र करती हैं, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इनका बेटा इसे बिल्कुल भी कबूल नहीं करेगा। ये लोग इनके दौर के रिश्तेदार थे। आहद की माँ ने जब अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किए तो सोचा क्यों ना मैं गाँव से किसी रिश्तेदार की बेटी को यहाँ लेकर आऊँ। इस वक्त जब उन्होंने आहद से शादी की बात की तो वो कहने लगा, ठीक है लड़की, आप अपनी मर्ज़ी की लेकर आएँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बस लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए। और अपने बेटे की ये बात सुनकर तो वो दिल से खुश हो गए। फिर इन्हें अपने रिश्तेदार की बेटी का ख्याल आया जो कुछ साल पहले हॉस्टल में रहने के लिए आई थी। वो एक दो बार इससे शहर में मिल चुकी थी। आयशा इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। इन्हें लगा था कि इनके बेटे की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। वो लड़की इनके घर को अच्छे से संभाल लेगी। और जैसा कि इनके बेटे ने कहा था कि लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, वो पढ़ी लिखी हुई थी। आयशा में तमाम वो खूबियाँ थी जो इन्हें अपनी बहू की सूरत में चाहिए थी। फिर बहुत सोच समझकर वो आयशा के घर गई और इसके माँ बाप से बातचीत की। इतने अरसे बाद ज़ुबैदा बेगम को अपने घर में देखकर आयशा के माँ बाप बहुत खुश हुए। अपने शौहर की वफ़ात के बाद तो उन्होंने इधर उधर जाना ही छोड़ दिया था। अपने बेटे को अकेला पाला पोसा बड़ा किया और इसे पढ़ाया लिखाया। सब इनकी तारीफ़ें करते थे और इनकी हिम्मत की दाद देते थे। जब उन्होंने आयशा के माँ बाप को बताया कि मैं अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ और चाहती हूँ कि आयशा मेरे घर की बहू बने, तो ये सुनकर सब बहुत खुश हो गई। दोनों तरफ से रजामंदी के बाद बाकायदा मंगनी का ऐलान कर दिया गया। दूसरी तरफ आहद को पता ही नहीं था कि इसकी माँ गाँव की एक लड़की से इसकी शादी तय कर रही है। इसने तो अपनी तरफ से कह दिया था कि किसी पढ़ी लिखी लड़की से कर दे और इसे उम्मीद थी कि इसकी माँ एक अच्छी लड़की ढूंढेगी। जब इसकी माँ ने आयशा की तस्वीर दिखाई तो इसे वो बहुत ही खूबसूरत लगी और इसने फ़ौरन से हाँ कर दी थी। इसके बाद ही इसके माँ ने ये शादी पक्की की थी। वो अपने हाफिज़ में इतना बिज़ी था कि इसे इनके साथ जाने का या ये पूछने का वक़्त ही ना मिला कि वो लड़की रहती कहाँ है और करती क्या है। और जब शादी के कुछ दिन पहले इसे यह बात पता चली कि गांव की लड़की से इसकी माँ ने शादी की है तो वो इसने बहुत वबेला मचाया और कहा कि मैं गांव की जाहिल गवार लड़की से बिल्कुल शादी नहीं करूँगा। इसकी माँ हैरान रह गई कि इनके बेटे की सोच किस तरह की है। उन्होंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं था। लेकिन अब वो ये शादी किसी तौर पर भी रुकवा नहीं सकती थी। सब तैयारियां हो गई थी और सबसे उन्होंने वादा भी कर लिया था और सब कुछ अपने बेटे के कहने पर ही किया था। अब अगर वो इनकार कर देती तो सब कुछ ख़राब हो जाता। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। आहद ने जब अपनी माँ को इतना परेशान देखा तो कहने लगा, ठीक है आप ये शादी कर दें, लेकिन इस शादी से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। वो आयशा की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि आगे जाकर मेरा बेटा ठीक हो जाए। जब आयशा को जानेगा और इसे समझेगा तो एहसास होगा कि वो कितनी अच्छी लड़की है। शादी के दिन शुरू होने वाले थे और उन्होंने अपने घर में मेहमानों के रहने का बंदोबस्त भी कर लिया था। साथ में कुछ दिनों के लिए एक मुलाजिमा भी रख ली जो घर में इनके साथ कामों में हाथ बटाती। मेहमान आने लगे तो इनका ध्यान मेहमानों पर लग गया। आहद चुपचाप शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हो गया। जब भी कोई इससे पूछता कि तुम्हारी शादी किस लड़के से हो रही है तो वो खामोश हो जाता। वो सबके सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था, ना ही किसी को ये बताना चाहता था कि गांव की किसी लड़की से शादी हो रही है। वो जानता था, वरना इसके सारे दोस्त इसका मजाक उड़ाते, क्योंकि वो खुद को बहुत ही मॉडर्न कहलाता था और यही वजह थी कि इसने बहुत ही कम दोस्तों को शादी में इनवाइट किया था। वो नहीं चाहता था कि इसका ये भांडा सबके सामने फूट जाए। वो पढ़ा लिखा होने के बावजूद इस तरह की सोच रख रहा था। इसे इस बात का एहसास भी नहीं था। बहरहाल शादी के दिन दुल्हन बनी आयशा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हर कोई इसकी तारीफ़ें कर रहा था, लेकिन अहद ने इसकी तरफ देखा भी नहीं। दिल ही दिल में सोच रहा था कि मैं इसकी खूबसूरती का अचार डालूंगा क्या। बहरहाल शादी का दिन तो गुजर गया, लेकिन अगले दिन सुबह सवेरे ही इसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। मेहमानों का ख्याल करके वो खामोश रहा, लेकिन फिर ज़्यादा दिन खामोश ना रह सका। वलीमे वाले दिन तो इसने अपना खूब गुस्सा निकाला और तमाम मेहमानों के सामने खूब तमाशा भी किया। शादी के बाद जब इसके दोस्तों ने इसे और इसकी बीवी को शादी की दावत पर आने को कहा तो इसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बिल्कुल भी शादी पर नहीं आ सकूँगा।
जब इसकी माँ ने इससे पूछा कि तुमने यूँ इनकार क्यों कर दिया। शादी के बाद सबकी ही दावत की जाती है और सब लोग जाते हैं, यूँ दावत से इनकार करना अच्छी बात नहीं है। तो वो कहने लगा कि अब मैं इस गंवार लड़की के साथ जाऊँ, मेरे दोस्त मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे कि कैसी जाहिल लड़की है जिसे ना ओढ़ने पहनने का सलीका है और ना ही उठने बैठने का। वो कदम कदम पर आयशा को जलील करता था और ऐसा करके इसे ना जाने कौन सी खुशी मिलती थी। इसने सोच लिया था कि जल्दी ही वो आयशा से छुटकारा पाकर अपने मर्जी की लड़की से शादी करेगा, किसी ऐसी लड़की से जो पढ़ी लिखी और इसके स्टैंडर्ड से मैच करती हो, जिसके साथ वो सर उठाकर 4 लोगों के सामने खड़ा हो सके। वो रोज़ रोज़ आयशा को इतना जलील करता था कि वो बेचारी अपना असल ही भूलती जा रही थी। इसकी सास इसे समझाने की कोशिश करती और कहती कि बेटा और कोई रास्ता नहीं है, मैं क्या करूं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा बेटा ये सब करेगा। हालांकि ये शादी इसने अपनी मर्ज़ी से की थी, मैंने इस पर दबाव नहीं डाला था। तुम में कोई कमी नहीं है, इसलिए सोचकर अफसरदा मत हो कि तुम में कोई कमी है। तुम अच्छी पढ़ी लिखी लड़की हो, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से जानती हूँ। कमी तो मेरे बेटे के अंदर है जो तुम्हारी अच्छाई को देख नहीं पा रहा, लेकिन एक ना एक दिन तो इसे एहसास होगा ही कि इसने कितनी अच्छी लड़की का दिल तोड़ा है और किसे ठुकराया है। इनकी बात सुनकर आयशा दिल ही दिल में सोचने लगी, क्या इस दिन का इंतज़ार मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लूँ? इसके माँ बाप बार बार इससे पूछते थे कि वो खुश है या नहीं, और वो खामोशी से कह देती कि जी मैं बहुत खुश हूँ। कभी कभार ही अपने मैके जाती थी। बहुत बार इसने अहद से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन अहद था कि इसे मुँह ही नहीं लगाता था, बल्कि वो तो इसे कुछ समझता ही नहीं था। ऐसे में वो इससे क्या कहती? इनकी शादी को लगभग 3 माह का अरसा गुजर चुका था और इस 3 माह में अहद ने इसे गौर से नहीं देखा था। जो बातें लोगों ने वैसे पर कही थी वो फैलती फैलती इसके गाँवों तक भी पहुंच गई थी और इसके माँ बाप परेशान हो गए थे। लेकिन इसने इन्हें यकीन दिलाया कि वो सब अफवाहें हैं और कुछ भी नहीं। वो अपनी वजह से इन्हें परेशानी में बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। उन्होंने इसकी शादी के लिए कितनी परेशानियां उठाई थी, कर्जा लेकर शादी की थी और वो अब इन्हें मज़ीद तकलीफ़ में नहीं डाल सकती थी। इसे भी शायद अपनी सास की तरह एक ही उम्मीद थी कि एक ना एक दिन अहद ठीक हो जाएगा और इसकी तरफ लौट आएगा, लेकिन वो दिन कब आएगा वो इस बात से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं थी। एक दिन इसकी सास की तबीयत अचानक से ख़राब हुई। इनके दिल में दर्द उठा। हॉस्पिटल लेकर गए तो पता चला कि इन्हें ये दिल का मरीज़ काफ़ी अरसे से है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर्स ने बहुत सी दवाइयों के साथ घर भेज दिया। वो इन्हें वक्त पर दवाइयाँ देती और परहेज़ी खाना भी देती। इस लक सास खुश होकर इसे खूब दुआएं देती, लेकिन अहद को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो इसकी माँ का कितना ख्याल रखती है। वो तो बस इससे फीचा छुड़वाना चाहता था। इसने ऑफिस में ही अपनी एक कोलीग से बातचीत करना शुरू कर दी थी। वो चाहता था कि इससे शादी करें और अपना घर बसाए। इसने सोच लिया था कि बेशक इसकी माँ कुछ भी कहे, मैं फिर भी अपनी मर्ज़ी की लड़की से शादी करके ही रहूँगा। सारी ज़िंदगी इस लड़की के साथ नहीं गुजार सकता। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं और मेरी भी ख्वाब है। एक दिन आयशा के वालिदैन अचानक से बिना बताए आ गए। वो फ़ौरन से घबरा गई, लेकिन फिर खुद को संभाल कर इनका इस्तकबाल किया। वो लोग इसकी सास की तबीयत पूछने आए थे। इसकी माँ इससे शिकवा करने लगी कि तुम तो कभी मैके आती ही नहीं हो, शादी के बाद जैसे हमें भूल ही गई हो। तुम्हारा शौहर तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? इसने फ़ौरन से हाँ में सर हिला दिया। वो नहीं चाहती थी कि अपने माँ बाप को परेशानी में डालें, लेकिन जब अहद ऑफिस से वापस आया तो इसका मूड बिगड़ा हुआ था और इसने इसके माँ बाप को सलाम तक ना किया, बल्कि मुँह फुलाकर अपने कमरे में बैठा रहा। हालांकि अहद की माँ ने कई बार इसे आवाज़ भी दी, लेकिन इसने सर दर्द का बहाना बना दिया। फिर आयशा अंदर गई और कहने लगी, कम अज़ कम आप मेरे माँ बाप से तो मिल लें। जिस पर वो चिल्लाते हुए कहने लगा, जैसे तुम गवार हो वैसे ही तुम्हारे माँ बाप भी हैं। अब तुम चाहती हो मैं जाहिलों में बैठूं? इसके ऐसे कहने पर आयशा की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन फिर खुद को बामुश्किल संभालती वो बाहर आई और कहने लगी, इनके सर में दर्द है इसलिए वो सो गए हैं। इसकी माँ और इसका बाप समझ गए थे कि वो बहाना बना रही है। बहरहाल वो वहाँ से चले गए, लेकिन साथ में काफ़ी सारी परेशानियाँ भी लेकर गए। वो देख रहे थे कि इनकी बेटी यहाँ पर खुश नहीं है। इसकी शादी को कितना अरसा हुआ था और इसके चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। उन्होंने तो ये सोचकर शादी की थी कि यहाँ पर हमारी बेटी बहुत खुश रहेगी, लेकिन उल्टा वो यहाँ पर दुख और तकलीफ़ झेल रही थी।
अब वो बिल्कुल बेबस थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। घर आकर भी इसकी माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान रही। आहत का रवैया आयशा के साथ बहुत ही बुरा था। इन्हें ये बात समझ में आ गई थी। कभी कभार ख़ानदान में से कोई शाहिदा बेगम से मिलने आता तो खूब कुरेद कर आयशा से सवाल करता कि तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी कैसे जा रही है, आहत का रवैया ठीक हुआ या नहीं। वो आगे से चुपचाप अपना सर झुका लेती, कहती भी तो क्या कहने का, कुछ बचा ही नहीं था। आहत ने खुद सबके सामने इसका और अपना तमाशा लगवाया था। लोगों को तो मज़े लेने ही थे और वो खूब ले रहे थे। अब आयशा से इतनी बेइज्जती नहीं सही जाती थी। एक दिन इसने आहत से खूब झगड़ा किया और कहा कि अगर आपको यही सब करना था तो मुझसे शादी ही क्यों की। मुझे तो आप अपने कमरे में भी दाखिल नहीं होने देते, जैसे मैं आपकी बीवी नहीं हूँ बल्कि इस घर की कोई मुलाजिमा हूँ। जिस पर आहत कहने लगा कि तुम्हें इतना ही अफसोस हो रहा है मुझसे शादी पर, तो बोलो अभी मैं तुम्हें फारिग कर दूँ। ये सुनकर आयशा की सास का दिल दहल गया और कहने लगी, ये तुम क्या कह रहे हो, सोच समझ कर बात करो। तुम्हारी पसंद से ही मैंने इस लड़के से तुम्हारी शादी की थी, लेकिन अब तुम्हें ना जाने क्या हो गया है, किसी की कोई बात सुनते ही नहीं हो। वो बिना कोई जवाब दिए घर से निकल गया और फिर अक्सर ही वो घर से गायब रहने लगा। देर देर तक बाहर रहता, रात को 1-2 बजे घर में आता और सुबह सवेरे निकल जाता। इसकी माँ बहुत परेशान हो रही थी कि कहीं वो किसी और लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गया, और यही हकीकत थी। और अक्सर ही अपनी इस कॉलीग के साथ इधर उधर घूमने के लिए निकल जाता। इसका इरादा जल्दी ही जल्द इससे शादी करने का था, लेकिन अपनी माँ की तबीयत की वजह से वो रुका हुआ था। वो इन्हें परेशान नहीं देखना चाहता था। वो जानता था कि इसकी दूसरी शादी की खबर इनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसकी कॉलीग इस पर बार बार दबाव डाल रही थी कि तुम मुझसे शादी कब करोगे, तो वो ये कहकर टाल देता कि अभी नहीं, कुछ अरसे बात करूँगा। वो आयशा को तलाक देने के बाद ही इससे शादी करने का इरादा रखता था, और अपनी माँ के सामने ये बात कहना इसके लिए बहुत ही मुश्किल था। एक दिन जब आयशा किचन में खड़ी खाना बना रही थी, इसकी सास सहन में बैठी थी और आहत अंदर कमरे में किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। आयशा को तो इसकी आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन इसकी सास को साफ सुनाई दे रहा था। इन्हें अंदाज़ा हो गया था कि वो किस लड़के से बात कर रहा है। हालांकि वो बहुत ही धीमी आवाज़ में बोल रहा था, लेकिन इन्हें साफ साफ आवाज़ आ रही थी। जब इन्हें इस बात का इल्म हुआ कि वाकई में वो किसी लड़के से बात कर रहा है, तो वो वही सीने पर हाथ रख के नीचे गिर पड़ी। आयशा ने जब इनको यूँ नीचे गिरे देखा तो वो ज़ोर से चिल्लाने लगी। आहत भी अपना फ़ोन फेंक कर बाहर आया और अपनी माँ को इस हालत में देखकर परेशान हो गया। फ़ौरन से वो लोग शाहिदा बेगम को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि इनका बचना नामुमकिन है। इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बहुत कोशिशों के बाद भी वो इन्हें बचा ना सके। यह खबर आयशा और आहत दोनों के लिए ही सुहान रोती, क्योंकि दोनों को ही शाहिदा बेगम से बहुत ज़्यादा लगाव और प्यार था। आहत की तो वो माँ थी, लेकिन आयशा को भी इनसे बहुत प्यार था। उन्होंने हमेशा आयशा का ध्यान रखा था। इनके जाने का दुख आयशा को बहुत ज़्यादा सता रहा था। ख़ानदान वालों को भी इतला कर दी गई थी। सब लोग आकर इनसे ताज़ियत करके चले जाते। इसके माँ बाप भी आए थे। उन्होंने भी यही कहा था कि तुम हमारे साथ चलो, लेकिन आयशा ने कहा कि नहीं, मैं इस मौके पर आहत के साथ रहना चाहती हूँ। अब भी इसे ना जाने क्यों आहत से कोई उम्मीद थी कि वो सुधर जाएगा, लेकिन इसकी यह उम्मीद भी इस वक्त टूट गई जब आहत ने मेहमानों के जाने के बाद चिल्ला कर इसे बुलाया। वो भागी भागी वहाँ आई और कहने लगी, क्या हुआ? तो आहत ने कहा, जल्दी से अपना सामान बांधो और यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर वो हैरान परेशान वही खड़ी रह गई, लेकिन आहत के चेहरे पर छाई संजीदगी देखकर वो फ़ौरन से गई और अपना मुख्तसर सा सामान बांधने लगी। इसने एक बार बाहर आकर आहत से कहा कि मुझे यूं घर से मत निकालें, मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? आहत करने लगा, मुझे क्या, तुम जहाँ मर्जी जाओ, जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। तुम जाहिल औरत हो, तुम्हें मैं अपने साथ नहीं रख सकता। यह कहकर इसने धक्के मारते घर से निकाल दिया। इतनी बेइज्जती पर इसकी आंखें भर आई। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। फिर वो बस स्टैंड पर आई और गाँव जाने वाली बस पकड़कर इस पर बैठ गई, और तो कोई जगह नहीं थी जहाँ वो जाती। जब वो यूँ अपने सामान के साथ गाँव पहुँची तो सब लोग हैरान रह गए। सबके चेहरों पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंची तो इसके माँ बाप इसे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। सीधा इससे अंदर लेकर गए और कहने लगे कि बेटी क्या हुआ है, बताओ तो सही। इसने इन्हें सब कुछ बता दिया, शुरू से लेकर अब तक जो कुछ इसके साथ हुआ था वो सब एक एक करके बता दिया, और साथ में हिचकियों में रोने लगी।
वहाँ सबको अफसोस होने लगा कि आखिर इसने आयशा से इतना जुल्म क्यों किया। हालांकि वो इतनी पढ़ी लिखी थी, फिर भी वो इसे यूं जाहिल क्यों बोलता था। इसके चाचा और ताया ने कहा कि तुम रो मत, हम जाकर इसे हिसाब लेंगे। इसने हमारी बेटी पर इतना जुल्म क्यों किया, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई। लेकिन इसने इन सबको रोक दिया और कहा मैं नहीं चाहती कि कोई वहाँ जाए, अब से मैं इसकी तरफ देखूंगी भी नहीं। और फिर इस दिन के बाद से इसने आहत का नाम भी नहीं लिया, चुपचाप अपनी ज़िंदगी में मगन हो गई। दूसरी तरफ आहत जिस लड़के से शादी करना चाहता था वो इसे छोड़कर किसी और के साथ शादी कर चुकी थी। अपनी माँ और आयशा के जाने के बाद इसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई थी। घर के सारे काम इसे खुद करने पड़ते थे। पहले तो आयशा थी जो घर के कामकाज करती थी, अभी भी वो खुद ही खाना बना रहा था। इसी वक्त इसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैसेज इसके दोस्त की तरफ से था, एक सेमिनार में जाने का इनविटेशन था। इसने सोचा चलो थोड़ा सा दिल बहल जाएगा, मैं भी चला जाता हूँ। और फिर अगले ही दिन वो इस सेमिनार के लिए चला गया। सेमिनार हॉल में बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे। ये कोई अवार्ड तकरीब थी जहाँ बहुत से लोग को अवार्ड मिलने वाला था। ये सदराती अवार्ड की तकरीब थी, इसलिए मीडिया वाले भी बहुत ज़्यादा आए हुए थे। वो अपने दोस्त के साथ एक तरफ बैठ गया। फंक्शन शुरू होने में थोड़ा ही वक्त बाकी था और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके सारे लोग अपनी जगहों पर बैठ गए और सेमिनार शुरू हो गया। एक एक करके लोगों के नाम पुकारे गए और इन्हें अवार्ड दिया गया। इसी वक्त एक अवार्ड का ऐलान हुआ जिसमें एक लड़की को बहुत ही आला तालीम हासिल करने की वजह से अवार्ड दिया जा रहा था। बताया जा रहा था कि वो एक गाँव से ताल्लुक़ रखती है और इसकी इतनी हिम्मत और जुर्रत पर ही हुकूमत इसे अवार्ड दे रही थी, जिसने आगे बढ़कर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की और इतनी ज़्यादा तालीम हासिल की और अपने गांव का नाम रोशन किया। नाम सुनकर एक लम्हे को वो चौंका तो था, लेकिन फिर सोचने लगा अरे वो गवार जाहिल लड़की इस काबिल कहाँ, मैं भी क्या सोच रहा हूँ। इसी वक्त स्टेज पर एक लड़की चढ़ने लगी। लोग ज़ोर ज़ोर से तालियां बजा रहे थे। जैसे ही वो लड़की स्टेज पर पहुंची तो आहत की निगाहें इस पर अटक कर रह गई। वो बिल्कुल ही बदली हुई लग रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि इसकी बीवी आयशा ही थी, जो अब भी इसके निकाह में थी। इसे वहाँ देखकर वो शशुदरा रह गया। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही आयशा है। ये तो जाहिल और गवार थी, इसे क्यों ये अवार्ड दिया जा रहा है। लगता है इन लोगों से गलती हो गई है। लेकिन वहाँ पर बताया जा रहा था कि वो तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, इसने बहुत से मेडल्स भी जीते हैं, हर क्लास में टॉप करती आई है। इसे लग रहा था जैसे इसका दम घुट रहा है। इसने अपनी टाई की नाव ढीली की और वहां से निकलकर बाहर आ गया। हालांकि इसके दोस्त ने कहा कि कहाँ जा रहे हो, अभी तो प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन वो इसे बिना जवाब दिए सीधा अपने घर आया। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसके दिमाग में बहुत सी बातें घूम रही थी। इसने अपनी माँ से कहा था कि एक पढ़ी लिखी लड़की को ढूंढना, और इसकी माँ ने इसके सामने आयशा की तस्वीर रखी थी और इसने हाँ कर दी थी। बाद में जब इसने सुना कि वो असल में एक गाँव से है तो इसे जाहिल समझकर इसके साथ बुरा रवैया इख्तियार किया। इसकी माँ कई बार इससे कहती थी कि तुम्हें तुम्हारी पसंद की लड़की लाकर दी है, वो बहुत अच्छी है। वो इसे बार बार समझा चुकी थी, लेकिन इसने इनकी बात समझी ही नहीं। मैं भी कितना पागल और बेवकूफ़ हूँ, इतनी अच्छी लड़की के साथ इतना जुल्म करता रहा। असल में जाहिल तो मैं हूँ। वो खुद को बार बार कोस रहा था, लेकिन अब इसके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं रहा था। पूरी रात वो आयशा के बारे में ही सोचता रहा। आज इसे पहली बार आयशा की इतनी शिद्दत से याद आई थी। वो इन लोगों में से था, जब कोई चीज़ इनके पास होती तो वो इसकी कदर नहीं करते, और जब छिन जाती तो तब याद आती और पछतावा होता। आयशा के साथ भी इसने यही मामला किया था। जब वो यहाँ थी तो इसने इसकी बिल्कुल भी कदर नहीं की थी, और अभी इसे खोकर सिर्फ और सिर्फ पछतावा इसका मुकद्दर हो गए थे। दिन रात वो इसी के बारे में सोचता रहता था। समझ नहीं आती थी कि क्या करें। इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि इसने ऑफिस जाना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, हर वक्त परेशान रहता। फिर एक दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। इसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। इसका एक दोस्त एक दिन इसके घर आया तो इसे बेहोश देखकर हॉस्पिटल ले गया। फिर कुछ सोचकर इसने आहत के फ़ोन से आयशा का नंबर ढूंढा। शुक्र था कि इसके फ़ोन में आयशा का नंबर था। ना जाने इसने कब किस लम्हे में ये नंबर सेव कर लिया था। वो इसके बारे में सब कुछ जानता था, क्योंकि आहत का वो बहुत ही अच्छा दोस्त था और बहुत
बहुत ही करीबी दोस्त अहद इससे अपनी हर बात शेयर करता था। इसने इस नंबर पर कॉल की और आयशा से बात करके इसको सारी सूरत हाल बताई। आयशा अहद की इस कंडीशन के बारे में सुनकर फ़ौरन से परेशान हो गई और इसने अपने माँ बाप से बात की और कहा कि मैं एक बार इसे देखना जाना चाहती हूँ। इसके माँ बाप ने इसे समझाया कि इसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया था, इसके बावजूद अब तुम वहाँ जाना चाह रही हो। तो वो कहने लगी, वो मेरे शौहर हैं और मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे जाने दीजिए, मत रोकिए। इसके माँ बाप मजबूर हो गए और फिर इसे हॉस्पिटल ले गए। अहद की इस हालत को देखकर अहद की आंखों में आंसू आ गए। वो इसे हमेशा से संजीदा चेहरे लिए गुस्से से इधर उधर घूमते देखती थी। अहद की आदत थी, जब भी इसे गुस्सा आता था कमरे में टहलता रहता था और चीज़ें पटकता रहता था, और अब वो इस हाल में था। ये सब आयशा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो इसके पास बैठी रो रही थी और कह रही थी कि आप उठ जाएं। देखिए, आपको लगता था कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ। जैसी लड़की आपको चाहिए मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ। इस तरह मैं आपको बिल्कुल नहीं दे सकती हूँ। खुदा के लिए आप उठ जाएं। इसी वक्त नर्स वहाँ पर आ गई और कहने लगी, आप मरीज़ के पास बैठकर शोर मत करें, बाहर चली जाएं, डॉक्टर गुस्सा करेंगे। आयशा बाहर आ गई और बाहर बैठकर इसके लिए दुआएं करने लग गई। इतने मजबूत शख्स को यूं बाबिस्तर पर पड़े देखना बहुत ही मुश्किल था। वो खुद पर जब्त नहीं कर पा रही थी। तकरीबन 4 घंटों के बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि अब वो होश में आ गए हैं और बार बार किसी आयशा का नाम ले रहे हैं। ये सुनकर आयशा की खुशी की इम्तिहान आ रही है और इसने डॉक्टर को कहा कि जी मैं हूँ आयशा, इनकी बीवी। वो फ़ौरन से अंदर गई और जाकर इसने अहद को देखा। डॉक्टर ने बताया था कि इन्हें सुकून का इंजेक्शन दिया गया है, इसी वजह से वो नींद में है, इन्हें उठाना मत। वो इसके पास बैठकर बस इसे देखती रही। वो बस ठीक होकर घर आ जाए, इसे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए था। वो बस इसे सेहतमंद देखना चाहती थी। अहद का दोस्त भी वहाँ आकर रोज़ाना इससे देखकर जाता था। आयशा ने इसका शुक्रिया अदा किया था कि इसने फ़ोन करके इसे बर वक्त इतला दे दी थी। इसके दोस्त ने इसे बता दिया था कि दरअसल वो अपनी किसी कोलिग के साथ शादी करने का इरादा बांध रहा था, लेकिन वो इसे छोड़कर चली गई। और वैसे भी असल में वो इस लड़की से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि आपसे मोहब्बत करता है, तभी इस हाल में पहुंच गया है। शुरू से अहद को इस बात का शौक़ था कि वो एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी करें, लेकिन फिर जब इसे पता चला गाँव की लड़के से शादी हुई है तो इसने अपना दिमाग बना लिया कि वो पढ़ी लिखी नहीं होगी। इसे लगता था गाँव की लड़कियों को पढ़ने की सहूलत नहीं मिलती। वो गुस्से में आ गया। फिर इस दिन सेमिनार में इसने आपको अवार्ड लेते देखा तो इसे खुद पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और इसी गुस्से में इसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है। अब आप ही इसे माफ़ करेंगी तो वो ठीक होगा। आप अहद को मत बताइएगा कि मैंने आपको ये सब बताया है, वरना वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा और मैं इसकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहकर वो चला गया। फिर वो सोच में पड़ गई। दूसरी बार जब इसने आंखें खोली तो वो इसके पास गई। अहद ने इसे देखते ही फ़ौरन अपनी निगाहें झुका ली। इसके अंदर हिम्मत नहीं थी इससे अपनी नज़रें मिलाए। इसने जो कुछ किया था इसके बाद पछतावे के सिवा तो कुछ नहीं बचता था। इसने इसके सामने हाथ जोड़ दिए और रोते हुए कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया, सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती की, मैं तुम्हें समझ ही ना सका। काश मैंने तुम्हें समझने की कोशिश की होती तो आज ये हालत ना होती। हर बार तुम्हें धुतकार दिया, पता नहीं मुझे अपने ऊपर इतना गुरूर क्यों था, लेकिन देखो अब सारा का सारा गुरूर पाश पाश हो गया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी सकती हो। मुझ जैसे इंसान के साथ रहने से बेहतर है कि बंदा अकेला रह ले। ये कहते वो रो दिया तो आयशा ने फ़ौरन से इसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा कि बिल्कुल भी नहीं, तलाक का लफ्ज़ भी मुँह से मत निकालना, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन आप बदल जाएंगे और आपको एहसास हो जाएगा। आपकी अम्मा भी हमेशा यही बात कहती थी। अहद को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि अहद ने इसे माफ़ कर दिया है और अब भी वो इसके साथ रहने की ख्वाहिशमंद है। फिर इसने अहद से कहा कि देखो, मैं गुज़रे दिनों को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन वादा करता हूँ आने वाले दिनों में तुम्हें मेरी तरफ से किसी तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा और ना ही कोई शिकायत करूँगा। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी किसी काम की नहीं। ये कहते इसने इसे अपने साथ लगा लिया। आयशा दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती रही थी कि इसने अहद के दिल में इसके लिए मोहब्बत डाल दी है। उसे उम्मीद थी अब अहद के साथ इसकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।